Hello friends, this is CSCM and Debashish Goswami and I welcome you to chapter number 6, unit number 2. फटाक से शुरुआत करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है हमारा? इम्पोर्टेंट बात है हमारा किनेजियन थ्योरी. तो किंग्स नाम का आदमी इकोनॉमिक्स का मान लीजिए शाहरुख खान है, यानी कि वो जब इकोनॉमिक्स में आया उसने इकोनॉमिक्स की दुनिया बदल दी. वो इतना रेलिवेंट आदमी है कि उसके आने के पहले के पीरियड को कहा गया प्री किनेजियन पीरियड. बोला गया कि भैया उस समय इकोनॉमिक्स इतना डेवलप नहीं हुआ था, और जब कीन्स आए तो उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज दी कि उसके बाद वाले पीरियड को कहा गया पोस्ट किनेजियन थ्योरी. और ये माना गया कि अब हमने इकोनॉमिक्स को ठीक से समझा है, हमने ठीक से सीखा है. तो चलिए, इन्होंने 2 फैक्टर मॉडल के ऊपर क्या बात हुई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर क्या बात हुई, 3 फैक्टर और 4 फैक्टर में क्या क्या चेंज आया, इनके ऊपर देखेंगे अपन. इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूलाज आएंगे जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, और कैसे उसको पढ़ना है, कैसे टैकल करना है एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगा. तो 1930s में आपको मालूम होगा, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा कि ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 से लेकर 1933 के बीच में. और उस समय बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया जो है वो क्राइसिस फेस कर रही थी इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव अमेरिका में पड़ा. और उसी के बाद इन्होंने 1936 में अपनी थ्योरी दी एक किताब में जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो रोजगार नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेसिकली कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से काम पे लगा रहे हैं. आप क्या उसका फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने बात की है. ठीक है, तो ये इनका बहुत ही मेजर रोल था. यहाँ पे इन्होंने समझाया कि इनकम और मल्टीप्लायर का क्या रोल होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी इन्होंने, एक्सपेक्टेशन से कैसे आपका जो मार्केट है, आपकी इकोनॉमी कैसे चेंज होती है, ये सब इन्होंने बताया. शुरुआत करते हैं अपन सबसे बेसिक चीज़ों से. हमारे 2 फैक्टर मॉडल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक तो होता है आपका हाउस होल्ड और एक होता है आपका फर्म. होता क्या है यहाँ पे कि जो भी हाउस होल्ड होता है वो हाउस होल्ड क्या करता है, अपना काम देता है, फैक्टर इनपुट देता है, फैक्टर इनपुट के बदले उसको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिल जाता है. उसी पेमेंट को वो खर्च करता है कहाँ पे, कंजम्पशन करने में, और गुड्स एंड सर्विस बनाता है वो फैक्टर इनपुट के थ्रू. ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं हमारी. अब यहाँ पे फैक्टर पेमेंट, हाउस होल्ड इनकम, एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सब कुछ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है. ठीक है, ये एकदम लल्लू सा पॉइंट है, कभी एग्जाम में आएगा नहीं. आएगा यहाँ से एडी क्या है, तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि डिमांड 2 चीज़ों की वजह से आती है. पहला होता है हमारा कंजम्पशन, दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने घर लिया तो घर कंजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट है? सर, ये डिपेंड करता है कि आप उसे इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं. अगर आप वहाँ पे रहने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ तो वो कंजम्पशन है. लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग को खर्च करेंगे, यूज करेंगे किसी को रेंट पे देने के लिए, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट. अगर आपने कोई गाड़ी ली और आप खुद चलाने वाले हो अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए, तो वो कंजम्पशन है. लेकिन उसी गाड़ी को अगर आपने ओला में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसमें पैसेंजर को बैठा बैठा के आप पैसा कमा रहे हो, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है. तो बेसिकली अगर मैं किसी भी चीज़ को खरीदता हूँ तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो अपने लिए या तो उससे पैसा कमाने के लिए. अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो वो कंजम्पशन है, और अगर मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली अगर मैं उसको पर्सनल यूज में ना लाकर अगर मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट. वेरी सिंपल. अब कंजम्पशन की भी अगर आप अंदर आएंगे ना, तो कंजम्पशन के अंदर भी 2 पार्ट है. पहला पार्ट देखिए क्या लिखा है, स्मॉल ए, और दूसरा क्या लिखा है, बी इंटू वाई. तो बेसिकली ऊपर जो बात लिखी है वो लिखी है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. जितनी आपकी इनकम होगी उसी के हिसाब से आप कंजम्पशन कर पाएंगे. एकदम सीधी बात है भाई, अगर आपका इनकम लो है तो आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, कम ही होगा. अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा. स्वाभाविक सी बात है. ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. वो बोलते हैं कि कोई इंसान पैसा कमाए या पैसा ना कमाए, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो वो करेगा ही करेगा, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो वो करेगा ही करेगा. समझ में आया? इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसलिए इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप छोटे बच्चे हैं सीए फाउंडेशन में, अभी आप जाके आप जॉब वॉब नहीं कर रहे होंगे, अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे. अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं पर फिर भी आप खाना तो खा ही रहे हैं, कपड़ा तो पहन ही रहे हैं, घूमने तो जा ही रहे हैं, बाइक तो यूज़ कर ही रहे हैं. इसका मतलब है कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपके पापा मम्मी कर रहे हो और आप भी कर रहे हो, जबकि आपके पापा मम्मी पैसा कमाते हैं और आप नहीं कमाते, पर फिर भी खर्चे तो हो ही रहे. इसको क्या बोलेंगे अपन, स्मॉल ए, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन. अब जैसे जैसे आप पैसा कमाने लगोगे ना, आप हमेशा अपने दोस्तों से बात करते होगे, यार एक बार पैसे कमाने लगो फिर मैं ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, ऐसा गाड़ी लूंगा, ऐसा कपड़ा लूंगा. ये वाला पार्ट है आपका बी इंटू वाई. वाई का मतलब क्या हुआ, आपका इनकम, और बी का मतलब क्या है यहाँ पे, एम पी सी. पी का मतलब क्या है, एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यानी कि आपके इनकम के बढ़ने से आपने अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया वो डिनोट करता है.
क्योंकि आपके मन में हमेशा रहता है ना कि सर एक बार पैसा कमाने लगूँ फिर मैं आपको बताता हूँ मैं ये भी खरीद लूँगा वो भी खरीद लूँगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी आपकी इनकम के साथ साथ आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है। ऐसे वाले कंजम्पशन को अपन क्या बोलेंगे, B/Y। तो हमारा कंजम्पशन एक है जो हमेशा होगा ही होगा। आप यंग हैं, बूढ़े हैं, कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, वो तो होगा ही होगा। दूसरा वाला लेकिन डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, आपके इनकम के ऊपर। क्लियर हो गया। अब MPC कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको MPF दिया हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं 1 इज इक्वल टू MPC प्लस MPS होता है। यानी अगर आपको MPS दिया हुआ है तो क्या करना है, आपको 1 माइनस MPS करना है और आपके पास MPC आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको MPS दिया हो और वहां से आपको MPC निकालना हो और फिर क्वेश्चन को आगे बनाना हो। क्लियर हो गया। अब MPC क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका C और Y पहले निकाल देता हूँ। 2018 की बात करते हैं, 2019 के बारे में बात करते हैं। अगर आप पहले 100 का कंजम्पशन करते थे, बाद में 150 का कंजम्पशन करने लगे, पहले आपकी इनकम 200 थी, बाद में आपकी इनकम हो गई 300। 300 नहीं करते, इसको मान लेते हैं चलो ठीक है 300 ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको ना, अपन 360 कर लेते हैं। चलिए, अब MPC क्या होता है आपका, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो आपकी इनकम कितने से चेंज हुई, 100 थी पहले, अब 150 हो गई, तो कितने से चेंज हुआ, 50 से। और आपकी इनकम कितने से चेंज हुई, पहले 200 था अब हो गया 360, यानी कितने से चेंज हुआ, 160। तो 50 डिवाइडेड बाई 160 कीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा आपका MPC। मेरा आंसर आ रहा है 0.3125। इज दिस क्लियर। अगर कोई आपको MPS निकालने बोले तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने यस आपको बताया 1 माइनस MPC करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.3125 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.6875। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो आपको इस तरीके से MPC और MPS निकालना आना चाहिए। यहीं पे APC का भी फॉर्मूला आता है। APC क्या होता है आपका, C डिवाइडेड बाई Y। जैसे मेरे को अगर 2018 का APC निकालना होगा तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, हाँ सर बहुत ही ईजी है। 100 डिवाइडेड बाई 200 तो कितना हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 360, यानी ये हो जाएगा आपका 0.41। गॉट इट एवरीवन। तो APC निकालना तो और इजी है। सर APC और APS में भी ऐसी रिलेशन होता है कि, ये बच्चा ऐसी रिलेशन होता है, APC प्लस APS अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 का। तो अगर मान लीजिए आपके पास APC दिया हुआ है तो अगर आपको APS निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस APC। हमारा जैसे ऊपर आंसर आया था 0.5, तो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5। और अगले साल में आंसर कितना आ रहा था 0.41। तो आपका अगले साल का APS कितना हो जाएगा, APS विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.41, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 0.59 या 0.58। गॉट इट एवरीवन। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। APC, APS, MPC, MPS आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। AD इज इक्वल टू C प्लस I, ऐसी वाली चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी। मैं पहले से प्रिडिक्शन कर दे रहा हूँ, पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा अब अपन कंजम्पशन के ऊपर आ जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आपकी इनकम का जितना पोर्शन आपने कंज्यूम कर लिया, अब जो बचा हुआ पोर्शन होगा उस बचे हुए पोर्शन को आप क्या नाम देंगे, बचे हुए पोर्शन को आप नाम देंगे सेविंग। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ भाई कंजम्पशन इतना हुआ, अब सेविंग कितनी होगी, और फिर भी बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आजा भाई, क्या हो गया, इसको लोड नहीं ले रहा है। जस्ट सेकेंड बच्चों, आगे। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवाए बिल्कुल वैसे न्यूमेरिकल है। एक बार करके देखिएगा। जैसे यहाँ पे APS मांग रहा है आपसे, डेटा क्या दिया हुआ है, C और Y का दिया हुआ है, तो C डिवाइडेड बाई Y करके आपके पास APC आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 1000 अगर आप करेंगे तो आपका APC कितना आ जाएगा 0.2। अब 1 माइनस 0.2 करेंगे तो आपका APS आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 0.8। गॉट इट एवरीवन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दो सेक्टर मॉडल में क्या होता है, जनरली अगर इक्विलिब्रियम में अगर आप हैं तो AD विल बी इक्वल टू AS
और AD के अंदर भी C प्लस आई आता है, AF के अंदर भी C प्लस एस आता है, तो यहाँ पे C और C कट जाएगा और I विल बी इक्वल टू S, यानी आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या हो जाएगा, बराबर। गॉट इट एवरीवन? ऐसी छोटी सी बात भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं अपन, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या इन्फ्लेशन हुआ तो इसकी वजह से या तो डिफ्लेशनरी गैप आएगा या तो इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। तो हमेशा एक बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, होता क्या है, देखिए ये आपके ग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन को देखिए, इस लाइन को अपन बोलते हैं AD, ठीक है। अब मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाले लाइन को बोलते हैं अपन बच्चों AS। अब अगर आप इस लाइन को देखोगे तो AF की लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, देखो मैंने ग्रीन मार्क कर दिया है। और अगर आप AD वाले लाइन को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, क्लियर है। यानी अगर आप देखोगे तो ये एक पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखो मैंने मार्क कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में थोड़ा सा गैप आ रहा है। इस गैप में अपन क्या बोलेंगे कि भैया हमारी जो सेविंग है ना, अगर देखो तो ग्रीन वाला पार्ट ऊपर है, ग्रीन वाला पार्ट ऊपर है, यानी हमारा जो सेविंग है वो ज़्यादा हो रहा है पर कंजम्पशन इतना नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो गैप क्रिएट होगा, उस गैप को अपन क्या कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहेंगे अपन, डिफ्लेशनरी गैप। तो आसान भाषा में सर आप बताइए हमको, आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपका AF ज़्यादा होगा AD से तो अपन उसको क्या कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। यानी लोग सेविंग तो कर रहे हैं लेकिन उसको खर्च नहीं कर रहे। तो मार्केट में जब पैसा जाएगा नहीं, मार्केट में जब पैसा जाएगा नहीं, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी। हर चीज़ों का दाम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ताकि उसको टैकल कर सके। दैट इज वाई जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, डिफ्लेशनरी गैप। व्हाट इट एवरीवन? इसी का अगर मैं जस्ट उल्टा बोल दूं, अगर आपका डिमांड ज़्यादा हो और सेविंग कम हो, ऐसे केस में अपन उसको क्या कहेंगे, फिर ऐसे केस में उसको कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहने वाले हैं अपन उसको, इन्फ्लेशनरी गैप। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इन्फ्लेशनरी गैप यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो आपका AD होगा वो ज़्यादा होगा और आपका AF जो होगा वो आपका कम होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगेन ग्रीन से मैं मार्क कर देता हूँ AF को, ये देखिए ये बन गया आपका AF, ये वाली AF वाली लाइन बन गई आपकी। अगर आप AD वाली लाइन को देखोगे तो AD वाली लाइन कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। अब जो आपके पास आ रहा है गैप उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। अगर आप इस वाले पार्ट को देखेंगे, इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ये वाला लाइन ऊपर है और नीचे वाली लाइन नीचे है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल। ये वाले क्वेश्चंस आपको करके जाने, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? MPC दिया हुआ है, MPS आपको, MPC और MPS आपको निकालना है। नेशनल इनकम दिया हुआ है आपको, यानी ये हो गया आपका Y। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी ये होगा ही होगा, इसको बोलेंगे अपन A। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी I दिया हुआ है आपको। अब क्या होता है, अगर आप इक्विलिब्रियम में है, ये देखिए कहा है ना आपको हमेशा इक्विलिब्रियम में ही देगा क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम में अगर है तो यानी y इज इक्वल टू AD बन गया, y इज इक्वल टू क्या बन गया, AD। y इज इक्वल टू AD के अंदर AD का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस I होता है बच्चों। अब C को भी अगर मैं खोलूँ तो क्या होता है वो, A प्लस BY प्लस I, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, आपको y दे दिया है कितना, 2500, A दे दिया है कितना, 300, B हमको निकालना है, B तो हमारा MPC है, B हमको नहीं मालूम, ये हो जाएगा y अगेन 2500। I कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो क्या इसकी मदद से मैं कुछ कुछ चीज़ें कर सकता हूँ? हाँ सर आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए सर, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 400 और 400 इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2100 इज इक्वल टू B 2500। तो B विल बी इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाई 2500, राइट। तो 2100 डिवाइडेड बाई 2500 कर लेते हैं, 2100 डिवाइडेड बाई 2500 कर लेते हैं, तो आंसर आ जा रहा है 0.84। MPC आ गया हमारा 0.84। अगर हमको MPS निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस MPC करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.16। आया सभी को समझ कैसे किया हमने? तो ये देखिए आंसर भी आ गया 0.84, 0.16। गॉट इट एवरीवन? बिल्कुल वैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको हर जगह देखने मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जरूर करके जाना। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रैक्टिस में करवा दिया, वैसे ही क्वेश्चन आपको करके जाना एक दो और आराम से बन जाएगा, ठीक है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। अब आपने 3 सेक्टर मॉडल में आना है अपने को। हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो आपके मम्मी पापा आपको CA फाउंडेशन करवा रहे हैं, आपको CA करवा रहे हैं। अगर आपको CA ना करा के अगर वो सिर्फ BCom कराए तो आपको लगता है कि आपकी अर्निंग उतनी हो पाएगी? शायद नहीं होगी, है ना। अगर आप BCom के साथ CA भी कर लेंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि CA आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है।
और इस इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम जो होगी वो मल्टीप्लाई होगी, यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आपकी इनकम कितनी बढ़ी। क्या बोला मैंने, आपके इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर, आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से आपका न्यूमरेटर यानी इनकम आपका कितना बढ़ा। हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। कोई भी चीज़ जो न्यूमरेटर में होता है वो होता है आपका इफेक्ट, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो होता है आपका कॉज, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से इनकम कितनी बढ़ी, कॉज अपॉन इफेक्ट। गॉट इट एवरीवन। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी, इसलिए मेरा जो फॉर्मूला है वो हो जाता है हमारा के, मल्टीप्लायर को हमेशा के से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया और उसके वजह से आपकी इनकम कितनी बढ़ गई। तो याद रहेगा आपको के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे अगर मान लीजिए चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई, चेंज यानी डेल्टा, चेंज इन आई दिया हुआ है आपका 2000, और आपका चेंज इन इनकम यानी चेंज इन डेल्टा वाई आपका दिया हुआ है 6000। तो 6000 डिवाइडेड बाई 2000, मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा आपका 3। क्लियर हो गया। ये मल्टीप्लायर को निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे ये वाला तरीका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन, या तो आप एमपीएस कर दीजिए, वेरी सिंपल, और एमपीएस कैसे आता है 1 माइनस एमपीसी करके, तो ये आपके दो फार्मूला बन गए। स्वाभाविक सी बात है कि जितना आप सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपकी इनकम बढ़ेगी। तो दैट इज द रीजन कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को सेविंग से जोड़ के देखा गया है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डिस सेविंग वाला पार्ट आपको मालूम ही है कि अगर हमारी सेविंग हो, मान लीजिए हमारी इनकम 2000 है लेकिन अपन कंजम्पशन कर दे रहे हैं 3000, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सेविंग जो पड़ी होगी घर में अब उसको भी यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए उस वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन मैं मार्क कर रहा हूँ ये है डिस सेविंग, क्योंकि अगर आप समझें तो आपकी इनकम अभी ज़ीरो है। ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है ये एएफ वाला लाइन है, ठीक है, ये आपकी इनकम वाली लाइन है, और ये आपका एक्सपेंडिचर वाला लाइन है। मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये आपका एक्सपेंडिचर वाला लाइन है। अगर आप समझो तो यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप कमा ही नहीं रहे हो, इतने पार्ट में तो आप कमा ही नहीं रहे हो, आपकी इनकम बहुत कम है। लेकिन अगर आप अपने कंजम्पशन को देखो तो कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपका जो बीच का पोर्शन बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस सेविंग। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एमपीएस को उल्टा करके भी देखा जा सकता है, ये भी एक फॉर्मूला है। एपीएस हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। यहाँ पे आप एपीएस एपीसी का देख सकते हैं, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके अलावा टू फैक्टर मॉडल की हमने बात कर ली। अच्छा ये ऊपर चला गया है क्या, पता नहीं ऊपर कैसे चला गया। ये सब तो हमने बात कर ली है। वेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी हमारा हो गया। फॉर्मूला का ध्यान रखना है प्लीज़, फॉर्मूला आप अच्छे से करके जाएंगे। फॉर्मूला ना आपके लिए की है एकदम, फॉर्मूला से कुछ 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही हमेशा एग्जाम में, वो 2-3 क्वेश्चन आपको क्रैक करना है। ये देखिए मल्टीप्लायर के क्वेश्चन आ गए। मल्टीप्लायर आप कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी सी होता तो 1 अपॉन एम पी एस है, लेकिन एम पी एस को निकालने का एक और तरीका क्या होता है, 1 माइनस एम पी सी। इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 फैक्टर मॉडल में गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई के बाद क्या बन जाता है, जी। गॉट इट। यहाँ पे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आती है, क्या क्या, गवर्नमेंट बिजनेस को क्या दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या दे सकती है, ट्रांसफर पेमेंट। पर ये जो पैसा देगी, ये पैसा देगी कहाँ से, वो वहाँ से देगी जब आप टैक्स देंगे। तो दोनों हम उनको टैक्स देते हैं, और वो उस टैक्स की मदद से बिजनेस वालों को सब्सिडी देते हैं, और हाउस होल्ड वालों को क्या देते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। कई बार फाइनेंशियल मार्केट से लोग क्या करते हैं, बोरोइंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। आगे आ जाते हैं। फॉर्मूला में इससे क्या फ़र्क पड़ता है देख लीजिए एक बार। ए डी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एस। इसको आराम से रोकिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बुक में मार्क करना है बुक में मार्क कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। सी प्लस आई प्लस जी, यहाँ पे जी वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। सी प्लस एस होता है, साथ में टी, यानी कि यहाँ पे टी एक्स्ट्रा जो है ये आ गया है। गॉट इट एवरीवन। टैक्सेशन यहाँ पे आपका पार्ट बन जाता है, ठीक है। 3 फैक्टर मॉडल में चेंज कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पे क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। टी यानी क्या हो जाता है आपका टैक्स रिसीट, टी यानी क्या हो जाएगा आपका टैक्स रिसीट। गॉट इट। चलिए थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कभी कभी ये हैंग करने लगता है, डोंट वरी, हल्का सा बस पेशेंस रखना है आपको।
चलिए देखते हैं। लगभग मुझे लगता है कि यूनिट 2 आपका खत्म हो गया होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर ली, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ठीक है। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर एक तरफ यहाँ जी आ जाता है, एक तरफ वहाँ पे टी आ जाता है, यही खास है। अब अपन 4 सेक्टर मॉडल के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ जाएगा, वो एक खास है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर ही आपका जो ट्रेड मल्टीप्लायर है वो आएगा, वो एक नई चीज़ है, वो मेरे को आपको दिखाना है। बस ये थोड़ा आ जाए, जिंदा हो जाए भाई। हमको लगता था टेक्नोलॉजी हमको आगे बढ़ाएगी, वैसे कहीं ना कहीं सही भी है, टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर रहे होते, पर कभी कभी थोड़ा सा परेशान भी करती है, कोई बात नहीं। चलिए, ये लमसम टैक्स है। आपका फॉर्मूला बस आपको यहाँ पे देख कर जाना है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यहाँ पे C इज इक्वल टू, पहले बी ए प्लस बी इंटू वाई था, अब यहाँ पे वाई डी बन गया है। ये वाई डी का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम यानी इनकम में से आप टैक्स को माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इनकम में से टैक्स को माइनस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? वाई डी यानी डिस्पोजेबल इनकम। सारे फॉर्मूला वैसे ही रहेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई डी आ जाएगा, साथ ही साथ आई तो रहता ही था, अब यहाँ पे जी आ जाएगा। जी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। गॉट इट एवरीवन? ये आपको एक बड़ा वाला फॉर्मूला है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये इंटर से उन्होंने ला दिया, लेकिन समझते नहीं है कि फाउंडेशन के बच्चे हैं। एक एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, उसमें ये कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वही पढ़ना, बस जितना मैं बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन देख के जाने बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन देख के जाना। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे इन केस अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा ना, तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है स्टूडेंट तो भी मैं आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये आया टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टैक्स मल्टीप्लायर में क्या होता है? अपन जनरली क्या करते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी करते हैं ना, लेकिन अब तो टैक्स भी देना पड़ेगा आपको, इसलिए टैक्स के लिए अपन क्या कर लेते हैं? एक्स्ट्रा 1 माइनस टी। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये याद रखना। आपसे वो एग्जाम में बस इतना ही पार्ट पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पार्ट पूछेगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस बी तो करते ही थे, कभी आपको अगर टैक्स मल्टीप्लायर बोलेगा तो 1 माइनस टी भी कर देना, दैट्स इट, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, गॉट इट एवरीवन? चलिए, ये देखिए मल्टीप्लायर वो आपसे ऐसे पूछेगा, तो आपको बी दिया हुआ है, देखिए बी कितना है हमारा? 0.5। आपको टैक्स रेट दिया हुआ है 10% का, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? 0.1। आपका मल्टीप्लायर कितना आ गया? 1.82। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आ सकता है टैक्स मल्टीप्लायर का। क्या फॉर्मूला है टैक्स मल्टीप्लायर का? 1 अपॉन 1 माइनस बी, ब्रैकेट में 1 माइनस टी। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 सेक्टर मॉडल में खास क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आ जाता है। तो आपका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन बस इसमें क्या जुड़ जाएगा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेड मल्टीप्लायर में हम लोग को देखने मिलेगा। ट्रेड मल्टीप्लायर में अपन क्या करते हैं? 1 अपॉन 1 माइनस बी तो हमारा पेटेंट है, ये तो रहता ही है, साथ में यहाँ पे प्लस एम हो जाता है। क्या हो जाता है साथ में? प्लस एम। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो देखिए टैक्स मल्टीप्लायर में क्या हुआ था? टैक्स मल्टीप्लायर में था 1 अपॉन 1 माइनस बी, ब्रैकेट में 1 माइनस टी। ये आपका टैक्स मल्टीप्लायर हो गया। ट्रेड मल्टीप्लायर बोलेगा तो क्या करेंगे? प्लस एम कर लेंगे। तो ये दो डिफरेंस है, ये दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, वो आपसे पूछ सकता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो हमारे देश के लिए बढ़िया है, हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारा जीडीपी जो है वो गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम का मतलब क्या है? प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। जैसे जैसे आपके देश में आपकी इनकम बढ़ती है, आप सिर्फ अपने देश का सामान कंज्यूम नहीं करते हैं, आप बाहर का कंज्यूम भी करते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है एम से। गॉट इट एवरीवन? ये डिस्पोजेबल इनकम वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे दिख रहा है तो नहीं। तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है। आपको मैंने इक्विलिब्रियम में ए डी इज इक्वल टू वाई हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इज इक्वल टू ए एस भी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा इक्विलिब्रियम में हमारे दोनों चीज़ें बराबर होती है। 2 सेक्टर मॉडल में सब कुछ एक दूसरे के बराबर हो जाता है, हाउस होल्ड और फर्म ही रहता है। कंजम्पशन को डिनोट किया जाता है किससे? फंक्शन ऑफ इनकम होता है आपका। एक पार्ट जो ऑटोनोमस होता है, यानी कि भी आप इनकम करें या ना करें वो होगा ही होगा। दूसरा पार्ट आपका डिपेंडेंट होता है आपके इनकम पे। एमपीसी को बी से डिनोट किया जाता है, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एक और तरीका क्या है एमपीसी को निकालने का? 1 माइनस एमपीएस। क्लियर हो गया? चलिए, इसके अलावा
एपीसी कैसे आता है आपका सी डिवाइडेड बाई वाई, कैसे आता है सी डिवाइडेड बाई वाई, गॉट इट एवरीवन। और एपीएस कैसे आता है आपका 1 माइनस एपीसी। लीकेज वगैरह का भी कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए कि अगर लीकेज ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। लीकेज ज़्यादा है, अगर लीकेज ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। इस बात को ध्यान रखना। लीकेज का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा है, उस पैसे को निकालने को क्या बोलते हैं अपन, लीकेज। कैसे निकालेंगे सर, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली लोगों के पास जो पैसा था वो लोगों के पास से हट के गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, लोगों के पास से पैसा चला जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, लीकेज। अगर अपन 3 सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी। और इधर सेविंग वाले पार्ट में क्या आएगा, सी प्लस एस प्लस टी। अगर मैं बात करूँ वहाँ के 4 सेक्टर की तो वहाँ पे क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स यानी एक्सपोर्ट, एम यानी इम्पोर्ट। ठीक है। लीकेज का टैक्स लीकेज की तरह काम करता है। अभी मैंने बताया कि अगर आपको लीकेज करना है तो टैक्स को बढ़ा दो, टैक्स बढ़ेगा तो लोगों के पास से पैसा चला जाएगा। ठीक है, टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में बताया, ये हमने बात कर ली। ठीक है, ये भी हमने बात कर लिया कि ट्रेड मल्टीप्लायर होगा तो क्या लग जाएगा, 1 माइनस बी रहता है, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस एम। जितना भी एम, ये छोटा वाला एम, ट्रेड मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा उतना कम होगा आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, इसका ध्यान रखना। ये लास्ट वाला पॉइंट भी आपको पढ़ के जाना। ठीक है, दैट्स इट। तो चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 2 भी हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। जितनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है। इतना करके जाओ, आराम से आपको चैप्टर 6 में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, थैंक यू।